प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज का व्याख्यान अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र पर रहने वाला है। इससे पूर्व अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था। उसी के समान अगर अपन मनुष्य का शरीर देखते हैं तो डायफ्राम उसको दो में विभाजित करती है। ऊपर वाला भाग थोरेसिक और नीचे वाला एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही मादा के जननांग सारे स्थित होते हैं। अगर इन जननांगों को अपन विभाजित करें तो मोटे तौर पर दो में विभाजित कर सकते हैं। एक कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरे कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आएंगे जो कि दो की संख्या में होती है, अर्थात एक जोड़ी होती है। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आएंगे उसके अंदर दो फैलोपियन ट्यूब, एक यूट्रस, एक वेजाइना और एक पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। ये सामने जो चित्र दिए गए हैं दो, ये पहला तो है मादा जननांगों का और नीचे वाला चित्र है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो बाह्य संरचनाएं मादा जनतंत्र की दिखती है उनका है। तो जो आंतरिक संरचना है उसका ऊपर वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि अपने एब्डोमिनल भाग में यह ओवरी स्थित होती है जो मीजोवेरियम यानी ओवेरियन लिगामेंट द्वारा जुड़ी रहती है। इसके नज़दीक ही फैलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, वो पाई जाती है। उस फैलोपियन ट्यूब के तीन भाग होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और थैलेमस। इनके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। ये जो इसका पश्च भाग है इस्थमस, इसके द्वारा ये यूट्राइन कैविटी यूट्रस में खुलती है। इसी प्रकार इसके समकक्ष दूसरी जोड़ी होती है। अब जब यूट्राइन कैविटी है, जिसे यूट्रस भी कहते हैं, इसके दो भाग होते हैं। ऊपर का तो इसका बॉडी पार्ट है, नीचे का एक तिहाई भाग सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स की वो बाह्य संरचना है उसे अपन विजाइना कहते हैं। इस विजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। जो नीचे वाला चित्र है उसके अंदर बाह्य संरचनाएं जो दिखती है, उसके अंदर लीबिया मेजोरा, लीबिया का अर्थ होता है लिप, बड़े मसल्स की एक लिप जो उसे ढके रहती है। उसके बाद में एक लीबिया माइनोरा पाई जाती है और उसके बाद में दो छिद्र पाए जाते हैं। एक यूरिथ्रल ओपनिंग है और दूसरी विजाइनल ओपनिंग। ध्यान रहे, नर जननांग किए थे तो वहां ओपनिंग एक थी, उसे अपन ने यूरोजेनाइटल ओपनिंग कहा था। यहां दोनों कार्य के लिए अलग अलग, या अर्थात यूरिन की ओपनिंग अलग है और बर्थ कैनाल के रूप में ये विजाइनल ओपनिंग अलग है। अब अपन एक एक के बारे में जब चर्चा करते हैं तो अब अपन विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करते हैं। प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन ने कहा है यह एक ओवरी की जोड़ी अर्थात दो ओवरीज होती हैं। इनका दोनों कार्य होता है, एंडोक्राइन अंतस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। और ये ओवा व स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, नाल है, इसको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनका निर्माण करते हैं और मेटिंग बिहेवियर मादा के उसको नियंत्रित करते हैं। अगर अपन मनुष्य की बात करें, मादा के अंदर इनमें क्या क्या परिवर्तन लाता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये जो पेल्विक भाग है उसको चौड़ा करने का, जो मेमरी ग्लैंड्स है उनमें वृद्धि कर दूध उत्पन्न करने का, यूट्रस और वेजाइना
कि उम्र के अनुसार वृद्धि करना। उसके बाद में जब अपनी प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी के बाद में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में जब प्यूबर्टी आती है, उस दौरान में प्यूबिक हेयर्स का निर्माण, आवाज में परिवर्तन होना और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका चालू होना, ये सारा काम एस्ट्रोजन करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो इस इम्प्लांटेशन को और प्रेगनेंसी की देखभाल के लिए उसका कार्य होता है। ओवरीज होती कितनी है? ज्यादातर जीवों के अंदर ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी 2 ओवरीज पाई जाती हैं। लेकिन अपवाद भी है, मच्छियों के अंदर, कई मच्छियों के अंदर ये एकमात्र सिंगल एक ही ओवरी मिलती है। और अपन सबको ज्ञात होगा कि पक्षियों के अंदर फ्लाइट एडेप्टेशन के कारण इनमें एक ही फंक्शनल ओवरी पाई जाती है। इसकी आकृति भी स्पीशीज के हिसाब से और जनन के कौन सी अवस्था में वो जीव है उसके अनुसार से अलग अलग होती है। मच्छियों के अंदर ये लंबवत इलोंगेटेड होती है। जो एम्फीबियंस है उनके अंदर ये सीरीज ऑफ लोब्स, यानी जिस प्रकार से अंगूर का गुच्छा होता है उस प्रकार से ये एम्फीबियंस में होती है। और मैमल्स में जब ये रेस्टिंग अवस्था में होती है तो ये गोल चपटी होती है, और जैसे ही ये ब्रीडिंग फेज में जनन कार्य के लिए सक्रिय होती है तो ये वॉलनट, अखरोट के या बादाम के शेप में इसकी आकृति हो जाती है। इसका आकार मच्छियों के अंदर, इसका आकार इसके शरीर से अगर अपन कंपेयर करें तो बहुत बड़ा होता है, जबकि मनुष्य के अंदर तो ये बहुत छोटी आकृति की होती है, जो कि एक वॉलनट, अखरोट के समान 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक की होती है। और अगर इसका सही रिप्रेजेंटेशन करें तो इसकी जो लेंथ, विड्थ और वो है 4 × 2 × 1 सेंटीमीटर है। यहां जो मनुष्य अपने नर जनतंत्र देखा था उसके विपरीत यहां पर जन्म के समय ही मादा के अंदर 2 से 4 मिलियन अपरिपक्व ओवम जन्म के समय ही उपस्थित होते हैं। मात्र 12-13 साल में जब प्यूबर्टी आती है इनका मैच्योरेशन शुरू होता है। तो मैच्योरेशन के अंदर जो एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है 12 से लेकर 45 से 50 वर्ष का, उसके दौरान में इसमें लगभग 400 ओवम मैच्योर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल शेप अगर इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कॉम्पैक्ट, ठोस भी हो सकता है, और ये लूजली पैक्ड सेक्युलर भी हो सकता है। तो ठोस होता है सॉलिड, वो किन में पाया जाता है? ठोस ओवरी, कॉम्पैक्ट ओवरी किन में पाई जाती है? ये पाई जाती है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में। और जो सेक्युलर ओवरी है, जो अंगूर के गुच्छे के समान है, वो इस प्रकार की ओवरी अपने को एम्फीबियंस में देखने को मिलती है। फिर आता है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो 2 होती है, अर्थात एक जोड़ी होती है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को अपन विभाजित करें तो इसको 3 में विभाजित कर सकते हैं। जो ओवरी के सबसे नजदीकतम हिस्सा होता है उसको इनफंडुबुलम कहते हैं, दूसरा एम्प्यूला होता है और तीसरा इस्थमस होता है जो यूट्रस से जुड़ा रहता है। इनफेंडुबुलम जो होता है वो कीप, फनेल की आकृति का होता है। इसके अंदर 2 चीज पाई जाती है, एक तो फिब्रे पाई जाती है, फिब्रे, और दूसरा होता है एब्डोमिनल ऑस्टिया। फिब्रे का कार्य तो मात्र उस ओवम को इकट्ठा करना, जो ओवरी द्वारा रिलीज हुआ है उसको इधर उधर ना जाए, उसको एकत्रित करने का कार्य इस फिब्रे का है। और एब्डोमिनल ऑस्टिया, ऑस्टिया यानी ओपनिंग को कहते हैं, वो उसका प्रवेश भीतर कराती है इस छिद्र द्वारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फिर अगला भाग एम्प्यूला जो अपन ने कहा है वो इसका डायलेटेड भाग यानी चौड़ा वाला हिस्सा है। ये होती है साइट फॉर फर्टिलाइज, निषेचन की
वह स्थान जहाँ स्पर्म का ओवम से मिलन होता है वो एम्प्यूला है। फिर इस्थमस, इस्थमस वो आखिरी पार्ट इस फैलोपियन ट्यूब का है जो पतला होता है और वो यूट्रस से जाकर मिलता है। ये जो इस्थमस पार्ट है यह वह स्थान है जब विदलन क्लीवेज की क्रियाएं होती है। उसके बाद में आता है यूट्रस, जिसे यूट्राइन कैविटी भी कहते हैं। यूट्रस एक होता है, यह उल्टी नासपति इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है और यह स्थान है जहां पर फर्टिलाइज्ड एग आकर इंप्लांट होता है। प्रत्यारोपित ऊपर फंडस भाग के अंदर होता है। अर्थात यूट्रस को अगर अपन विभाजित करें तो 2/3 भाग तो इसका बॉडी का है और 1/3 भाग जो नीचे की ओर है जिसको सर्विक्स कहते हैं, इसको यूट्रस की गर्दन भी कहा जाता है। उसके बाद में अपने आता है अगला हिस्सा है विजाइना का। ये इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। यहां पीएच 4 से 5 अर्थात एसिडिक होती है। एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीवाणु यहां पर जो आते हैं इन संपर्क में बाह्य स्थान होने के कारण से उनको नष्ट करने के लिए यह पीएच एसिडिक यहां पर पाया जाता है और ये एक मसल्स मांसपेशी युक्त ऑर्गन होता है। उसके बाद में आते हैं वोल्वास। ये एक्सटर्नल जिनेटेलिया का भाग है जिसके अंदर मैंने आपको अभी चित्र में जब बात कर रहे थे तो चित्र में एक बार आप पुनः उसकी ओर गौर करेंगे तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो मोनोप्यूबिस कहलाता है। एक उभार लिए हुए बहुत मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। फिर बाद में लेबिया मेजोरा आती है। लेबिया जैसे मैंने कहा लिप को कहते हैं, होठ को, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर लेबिया माइनोरा और ऊपर की ओर इन सब के अग्रभाग में क्लाइटोरिस होती है जो कि मस्कुलर होती है और बार्थोलिन ग्लैंड पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ये सारे इसके जननांग हैं। अगर नर और मादा के समकक्ष ऑर्गन्स की बात की जाए तो स्क्रोटम जो अंडकोश जिसे कहा था वो यहाँ उसका समकक्ष यहाँ पर है लीबिया मेजोरा, सीशन पेनिस का क्लाइटोरिस, प्रोस्टेट ग्लैंड का कीन्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल का बार्थोलिन्स। उसके बाद में अपन आते हैं ब्रेस्ट के ऊपर। हमें सबको मालूम है क्लास मेमेलिया की विशेषता है नर मादा दोनों में मेमेलियन ग्लैंड की उपस्थिति। जहाँ तक नरों का सवाल है वहाँ पर ये फंक्शनल नहीं होती, मादाओं के अंदर ये फंक्शनल होती है। लेकिन कुछ एक जीव ऐसे हैं प्रोटोथेरियंस जिनमें दोनों में नर और मादा दोनों के अंदर एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यह मेमोरी ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स के ही मॉडिफिकेशन परिवर्तित रूप है। इनके अंदर ग्रैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स यानी बहुत अधिक मात्रा में अवस्था अनुसार इसके अंदर वसा पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड का कार्य न्यूट्रिटिव फ्लूइड यानी पोषक पदार्थ, तरल पदार्थ जिसे अपन दूध कहते हैं, उसका निर्माण करना। तो ये दूध दो कार्य करता है, एक तो उसको पोषण देगा और दूसरा साथ साथ में ये विभिन्न प्रकार के रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी ये उत्पन्न करता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये जो ग्रैंडुलर टिश्यू जिसका मैंने जिक्र किया है, इसके अंदर एक जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। इन्हीं लोब के अंदर सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो एलुलाई होते हैं, वो गुच्छों के अंदर पाए जाते हैं। जब नीचे चित्र की ओर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो उसके अंदर 2 लोब्स मैंने मात्र दिखाए हैं। तो ये जो अपने ये मेमोरी ग्लैंड है, ये रिब्स के ऊपर जो अपनी पसलियाँ है उसके ऊपर एक मेजर
मसल जिसको पेक्टोरलिस मेजर कहा गया है उसके ऊपर स्थित होता है। तो यहां सिर्फ 2 लोब्स दिखाए गए हैं। अगर लोब्स की बात करें तो सबसे छोटा इसके अंदर होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई की सतह पर दूध का निर्माण होता है और एल्वोलाई में जो बीच में खाली जगह पाई जाती है वहां पर इनका संचय होता है, कलेक्शन होता है। वहां से ये चलकर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आते हैं। ट्यूब्यूल्स सारी इकट्ठी होकर मेमोरी डक्ट में खुलती है और मेमोरी डक्ट्स ये सारे इकट्ठे होकर मेमोरी एम्प्यूला में खुलते हैं और एम्प्यूला द्वारा ये लेटिफेरस डक्ट्स के द्वारा, निप्पल के द्वारा बाहर इसको दूध को निकाला जा सकता है। तो ये जो चित्र है उसके अंदर मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सबसे पहले मायोथियल सेल्स बताए हैं लोब्स के ऊपर, मेमोरी लोब्स के ऊपर। इनका कार्य ऑसिटोसिन जब रिलीज होता है तो कंस्ट्रक्शन, थोड़ा खिंचाव, सुकड़न पैदा करने से उसके अंदर दूध तेज शक्ति के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। एल्वोलाइज है, ये एल्वोलाइज में सिंथेसिस मिल्क का और प्रोलैक्टिन का होता है। उसके बाद में ये सारे ट्यूब्यूल्स, एम्प्यूला, लेक्टिफेरस डक्ट, उधर उस साइड के अंदर मैंने रिब्स दिखाई है और जो मेजर मसल है पेक्टोरल्स मेजर, उसके ऊपर इसको दिखाया गया है। इसके बाद में एक चित्र भी आएगा। वो चित्र पढ़ने से पहले मैं 3 चीज़ें जो रह गई थी, उन 3 सीक्वेंशियल चेंजेस जो प्यूबर्टी के समय होता है, उन तीनों के ये टेक्निकल टर्म्स जो शब्दावली है वो आपको भविष्य में भी प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थैलार्च जब अपना ये मेमोरी ग्लैंड है इसमें वृद्धि होनी शुरू होती है मादाओं के अंदर, उस उम्र को थैलार्च बोलते हैं जो लगभग 10 से 12 वर्ष होती है। इसी प्रकार से बाद में आता है प्यूबार्च यानी जब प्यूबिक हेयर्स, उन बालों का उगना जब शुरू होता है उसको बोलते हैं। फिर है मेनार्च, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना मेनार्च कहता है। और आखिरी में जो इन 3 को छोड़कर अलग से मैंने चौथा लिखा है वो है मीनोपॉज, जब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र के अंदर जब ये साइकिल बंद होती है, समाप्त होती है, उसको अपन मीनोपॉज कहते हैं। इसके बाद का ये चित्र है जो अभी मैंने आपको इस मेमोरी ग्लैंड के बारे में बताया, ये किताब का चित्र है। इससे और स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से उसकी संरचना क्या है, किस प्रकार से दूध कहाँ स्रावित होता है और वो किस रास्ते से होता होगा ये निप्पल तक पहुँचता है। ये सारा आज अपन ने मादा जननांग के बारे में जानकारी ली है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है तो निश्चित रूप से आप मेरे से फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करेंगे तो मैं और समझाने की चेष्टा करूँगा। धन्यवाद।